हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। हम जानेंगे कि इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किन लोगों को एंटीवायरल ट्रीटमेंट देना चाहिए, किन लोगों को नहीं देना चाहिए। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट करें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, यह बीमारी एक वायरस के द्वारा फैलती है, जिसे हम वेरिसोला जोस्टर कहते हैं। वेरिसोला और जोस्टर दोनों एक ही हैं, लेकिन यह दो प्रकार की बीमारियां फैलाता है। पहला तो चिकन पॉक्स, दूसरा सिंजल्स, जिसे हम हर्पीस जोस्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे डेवलप होता है। अब हम जानते हैं इस बीमारी का जोखिम किन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इसका रिस्क फैक्टर किसको सबसे ज्यादा है। इसमें 2 प्रकार के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला तो जिन लोगों ने कभी वैक्सीन नहीं ली है, दूसरा या फिर जिसको कभी भी चिकन पॉक्स की बीमारी नहीं हुई है। ऐसे दोनों ही कैटेगरी के लोग जो होते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। एक बार चिकन पॉक्स हो जाने के बाद ये माना जाता है कि इसमें लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों में यह इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से इसमें जो छुपा हुआ वायरस होता है वो दोबारा से इन्फेक्ट कर देता है, जिसको हम आगे चल के जानेंगे कि वो सिंजल्स यानी कि हर्पीस जोस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये डेवलप होता है। चिकन पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरुआत होता है इसमें सबसे पहले तो हेडेक, भूख न लगना और धीरे धीरे करके तेज बुखार में डेवलप होता है। और इसके साथ ही दूसरे कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्लिस्टर्स यानी कि रैशेस बहुत ज्यादा निकलते हैं, जो कि काफी पैनिक होते हैं, ईचिंग वाले होते हैं, और नोजिया, वोमिटिंग होता है। कई बार बुखार बहुत ही हाई ग्रेड का हो जाता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाता है जिसको चिकन पॉक्स हुआ है और उसको भी अगर ये डेवलप होता है, तो ये हम कैसे पता लगा लेते हैं कि इसके सिम्टम्स कितने दिन में उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ दूसरे को मिलेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको चिकन पॉक्स हुआ उसके संपर्क में आया, तो उस दिन से लेकर 12 से 14 दिन के भीतर का जो टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही उसके सिम्टम्स उस व्यक्ति को होंगे जो उसके संपर्क में आया। तो इसी टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब जो सिम्टम्स डेवलप होंगे उसमें हेडेक और फीवर स्टार्ट होता है, भूख बंद हो जाती है। उसके बाद अगले दिन से उसको रैशेस आना स्टार्ट होते हैं। अब ये रैशेस की भी जो प्रोग्रेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले रैशेस को जो बोला जाता है उसको मैक्यूल्स बोलते हैं, जो कि स्किन के लेवल का ही होता है और वो एक स्पॉट टाइप का दिखने लगता है। दूसरा पेप्यूल्स बोलते हैं, जो कि हल्का उभरा हुआ होता है। तीसरे स्टेज होती है वेसिकल, मतलब वो साइज और बढ़ जाता है और उठा हुआ होता है, जिसमें कि लिक्विड जैसा, पानी जैसा भरा हुआ होता है। और इसके बाद बोलते हैं इसके लास्ट स्टेज को क्रस्टेड मैक्यूल्स या पेप्यूल्स, यानी कि ये जो वेसिकल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, साइज में बड़े होने के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे सूखने लगते हैं, और कई बार ये फूट भी जाते हैं और धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं इसके रैशेस की। अब रैशेस के बाद जब पता चल जाता है, इसके जो डायग्नोसिस की बात की जाए, तो इसमें स्पेशली डायग्नोस करने के लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है। आमतौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसके रैशेस को देख के ही बता देते हैं कि इनको चिकन पॉक्स हुआ। और चिकन पॉक्स का पता चलते ही सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि मरीज को आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है रैशेस के वाला, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी वाला होता है। स्पेशली रैशेस आने के 2 दिन पहले से और 5 दिन बाद तक, ये लगभग 1 वीक का जो टाइम होता है, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी वाला होता है, जब तक कि वह वेसिकल सूख ना जाए। तो तब तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन यानी कि बचाव के बारे में। तो चिकन पॉक्स से बचने के लिए जो सबसे सुरक्षित उपाय है वो वैक्सीनेशन है। हमारे गवर्नमेंट के जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसमें MMR यानी कि मीजल्स, मम, रुबेला का जो वैक्सीन होता है वो अवेलेबल होता है, लेकिन
वेरिसोला जोस्टर का वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है। इसको अलग से लगवाने के लिए आपको प्राइवेट या मार्केट से डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको लगवा लेना चाहिए। लेकिन ये कॉस्टली होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है, कई पेरेंट्स इसको कीमत ज्यादा होने की वजह से इसको स्किप भी कर देते हैं, जो कि बाद में भविष्य में उनको चिकन पॉक्स का खतरा बन जाता है। तो जो ये वैक्सीन होता है उसको हम बोलते हैं MMRV, यानी कि मीजल्स, मम, रूबेला और वेरिसेला जोस्टर। तो ये वैक्सीन जो होती है इसको लगवा लें। इसके शेड्यूल क्या है, इसको कैसे लगवाना चाहिए? बच्चों के लिए 12 से 15 महीने के बीच में फर्स्ट डोज और 4 से 6 साल के बीच में सेकेंड डोज लगता है। और एडल्ट्स के लिए यही डोज जो है तो 4 टू 6 वीक में 2 डोज लगते हैं, जो कि इंटरवल में लग जाते हैं। मतलब पहला डोज लगने के बाद 4 टू 6 वीक का गैप और उसके बाद सेकेंड डोज लगता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। मतलब अगर इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट जो नॉर्मल सीवियरिटी वाले अगर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जोखिम भरा इन्फेक्शन नहीं है, तो उनको जो दिए जाने वाले कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स, पेन किलर दे सकते हैं, जो दर्द और बुखार को कम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो पैरासिटामोल दिन में 3 या 4 बार दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड एज। ये 500 से लेकर 650 mg तक पैरासिटामोल दिया जा सकता है। और इसके बाद एंटी एलर्जिक्स भी दिया जाता है, क्योंकि कई बार मिक्स्ड इन्फेक्शन होने का भी चांसेस होता है, जिसमें कि कफिंग हो सकती है, रैशेस बढ़ सकते हैं, और रैशेस बहुत ज़्यादा खुजली वाले होते हैं, इसलिए एंटी एलर्जिक का आवश्यकता बहुत होती है। ओरल ट्रीटमेंट में एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, और साथ में कैलामाइन के साथ में भी एंटी एलर्जिक का कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिस्टक कैलामाइन कहते हैं, वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये रैशेस अगर बहुत ज़्यादा खुजलीदार हुए और उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो स्क्रैच करने के बाद ये कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि घाव जैसा बना देते हैं। तो ऐसे अगर घाव बन भी जाता है तो आपको सोफ्रामाइसिन या टी बैक्ट यानी कि म्यूप्रोपिन एंटीबैक्टीरियल जो ऑइंटमेंट होता है उसको लगा लेना चाहिए। लेकिन ये घाव अगर हो जाता है स्कार बनने के बाद, तो ये दाग छोड़ देता है। एंटीवायरल ट्रीटमेंट अगर उन्हीं लोगों को स्टार्ट करना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो रहे हैं, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, यानी कि निमोनिया ब्रोंकाइटिस टाइप का भी उनको साथ में लग रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, कफिंग बहुत ज्यादा है, और हाई ग्रेड फीवर है। तो ऐसे मरीजों के लिए फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस के ट्रीटमेंट में जो एंटीवायरल ड्रग दी जाती हैं, उसमें अगर बच्चे हैं ना, आमतौर पर 12 साल से नीचे, तो उनको 20 mg पर केजी वेट के हिसाब से एसाइक्लोविर दिया जाता है। जो एसाइक्लोविर, इसका सिरप भी आता है और डिस्पर्सिबल टैबलेट भी आती है जोविरेक्स के नाम से। तो इसका 20 mg पर केजी पर डोज, जो कि 4 टू 5 टाइम्स दिन में दिया जाता है। मतलब हर 6 घंटे में या 5 से 6 घंटे के इंटरवल में इसको दिया जाता है, जो कि 5 टू 7 डेज की थेरेपी होती है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते ही हैं, एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक और कैलामाइन लोशन ये लगाते रहना चाहिए। अब एडल्ट्स के लिए यही डोज बढ़ जाता है, जिसमें साइक्लोविर अगर देते हैं तो 800 mg ओरल 5 टाइम्स अ डे इसको देते हैं, और वेल साइक्लोविर 1 ग्राम इसको दिन में 3 बार देते हैं। वहीं फेमिसाइक्लोविर 250 mg थ्राइस अ डे देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब एंटीवायरल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तभी होता है जब सिम्टम्स पता चलने के करीब 24 से 48 घंटे के अंदर अंतराल में अगर इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। कुछ पेशेंट जिनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है या ऐसे ट्रीटमेंट में चल रहे हैं जहां पर उनको इम्यूनो सप्रेसेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए आईवी साइक्लोविर दिया जाता है, जो कि 10 mg पर केजी एवरी 8 आवर्स देते हैं, जो कि 7 डेज के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ओरल एसाइक्लोविर के बारे में प्रेगनेंसी के केसेस में अगर बात करें तो ये रिस्क टू बेनिफिट के रेशियो के हिसाब से होता है। हालांकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, इसका कंप्लीट डेटा नहीं है, लेकिन आईवी इसका सेफली यूज किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी पे। अब बात करते हैं कि एक बार चिकन पॉक्स का पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, इसके सारे रैशेस खत्म हो गए, सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम यही मान लेते हैं कि इसका जो है इम्यूनिटी लाइफ टाइम डेवलप हो जाती है, और होता भी ऐसा ही है। बहुत रेयर चांसेस में यह इन्फेक्शन होता है। तो होता क्या है, एक दूसरा इन्फेक्शन होता है,
इसका जो ये वायरस होता है वो लेटेंट फेज में हमारी स्पाइनल या क्रेनियल नर्व्स में जाके छिप जाता है, और जब भी इम्यूनिटी कमजोर होती है या वीकनेस होती है, स्पेशली मिडिल एज में या ओल्ड एज के केसेस में, क्योंकि ये इन्फेक्शन चिकन पॉक्स होने के 10 साल, 20 साल या 40 साल बाद भी हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शन जिसको हम हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन कहते हैं। चूंकि ये क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व से रिलेटेड होता है, तो ये इसके जो वेसिकल्स बनते हैं वो जहां जहां पर नर्व्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है, और इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पेनिक और शार्प शूटिंग पेन वाले होते हैं। अब ये खास बात होती है कि अगर ये इन्फेक्शन फैलता है, तो चाहे वो क्रेनियल में हो चाहे स्पाइनल में हो, ये वन साइड होता है, या तो लेफ्ट साइड इन्फेक्ट करेगा या राइट साइड इन्फेक्ट करेगा। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट सेम रहता है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट ही रहता है, साइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर और वेलसाइक्लोविर, वही डोजिंग रहता है इसमें। अब इसके जो शार्प शूटिंग पेन होता है, यह इतना ज्यादा दर्द देता है कई बार कि असहनीय होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑइंटमेंट यूज करते हैं, जिसमें कि नॉरट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन या गाबापेंटिन या प्री गाबालिन जैसे प्रिपरेशन इसमें यूज की जाती हैं। कई बार ऑइंटमेंट में साथ में लिडोकेन या जाइलोकेन जैसा ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि ये जो लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, और ये पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में एक नंबनेस ला के देता है, तब जाके इसमें राहत पेन में मिलती है। कई बार ओपियाइड्स एनाल्जेसिक जैसे कि ट्रेमाडोल भी यूज किया जाता है। ये ट्रीटमेंट होने के बाद भी जिनको हो जाता है, उसके करीब आने वाले 3 से 4 या 5 महीने तक भी वो पेन बना रहता है, जिसे हम पीएनएच यानी कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया भी कहते हैं। तो इसके सिम्पटम्स ये काफ़ी पैनिक होते हैं और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं हर्पीस जोस्टर के। तो ये थी सारी जानकारी चिकन पॉक्स और हर्पीस जोस्टर के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।